तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एस्पेनॉल के मैच की जो कल रात को बार्सिलोना ने खेला और उसके अलावा सेकंड लेग जो कि एथलेटिको के ग्राउंड में होने वाली है मेट्रोपोलिटान में। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। तो कल रात के मैच पे अगर हम बात करें तो कल रात का मैच काफ़ी बेहतरीन गया बार्सिलोना की तरफ से। उन्होंने 4 गोल स्कोर किया एस्पेनॉल में। ये डर्बी थी बार्सिलोना की जो कि डिसाइड करने लगी थी ला लीगा को ऑलमोस्ट, क्योंकि हम 9 पॉइंट क्लियर जाने वाले हैं और हांसी फ्लिक इस पूरे मैच में कोई ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एथलेटिको ने अपना मैच सेविला के साथ खेलना था जो कि वो भी इंपॉर्टेंट मैच था, बट उस मैच में सिमियोने ने कोई रिस्क नहीं लिया। उसने सारे के सारे मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया। 11 की 11 साइड उसकी जो कि बार्सिलोना के खिलाफ खेलेगी वो रेस्ट पे थी। अब यहाँ पर मेन पॉइंट इस बात पे आ रहा है कि हांसी फ्लिक ने चीज़ क्यों नहीं की। इसमें दो किस्म के ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं। एक फैन बेस कह रही है कि हांसी फ्लिक का डिसीजन बहुत गलत था, हांसी फ्लिक ने रिस्क लिया, हांसी फ्लिक ने सारी की सारी टीम खिला दी। लमीन, पेड्री ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, बट इनको रेस्ट तक नहीं दिया गया, इनको पूरा का पूरा मैच खिलाया गया। हमें समझ आता है कि पेड्री के बारे में कि चलो पेड्री इंजरी से वापस आया है, पेड्री थोड़े टाइम बाद वापस आया, तो पेड्री को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैचेस खिलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लमीन यमाल है जो कि कॉन्स्टेंटली पूरे सीज़न से खेलता आ रहा है 90 मिनट्स, जिसको रेस्ट दिया ही नहीं जाता हमारी तरफ से। हम फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं स्पेन को कि वो लोग प्लेयर्स का टाइम मैनेज नहीं सही करते, वो प्लेयर्स को खिलाते हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब स्पेन सही करता है कि वो प्लेयर को खिलाता है, क्योंकि बारसा भी सेम टू सेम वही हरकतें कर रही है जो कि स्पेन करता है। यहाँ पर मेन पॉइंट ये कह रहे हैं कि रूनी बेंच पे बैठा हुआ था, हम रूनी को चांस दे सकते थे, बट लमीन जमाल पूरे के पूरे 90 मिनट्स खेला है। ओपोनेंट है हमारा, हमारी होम ग्राउंड में हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, हम लोग बस सिर्फ एथलेटिको से हारे हैं पिछले काफ़ी टाइम के बाद। उसके अलावा हम लोग काफ़ी टाइम से जीत रहे हैं अपने ग्राउंड में। ये भी एक पॉइंट था, लेकिन आई थिंक हांसी फ्लिक ने सिर्फ ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए लमीन जमाल का और सबका करने के लिए किया था, और लमीन जमाल ही प्लेयर ऑफ द मैच था जिसने पूरी गेम को चलाया था। ये लमीन जमाल का शो था। और दूसरी तरफ हमें फेरन टोरस के भी 2 गोल्स देखने को मिले हैं, जहाँ पर हमने देखा कि लेवेंडोस्की को चांस नहीं दिया गया, फेरन टोरस को यही खिलाया गया। और दूसरी तरफ एक चीज़ जो कि बहुत प्रोमिनेंट हुई है, लेवेंडोस्की और रूनी, ये दोनों प्लेयर्स ऐसे थे जो कि बेंच पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा सैड नज़र आ रहे थे। और नज़र आ रहा था उनके चेहरे पे कि वो लोग मिनट्स मांग रहे हैं कि हमें मिनट्स दिए जाएं, बट उनको नहीं दिए जा रहे हांसी फ्लिक की तरफ से। देखो, हांसी फ्लिक ऐसा कोच नहीं है कि जो बहुत डट के सामने आके बोलना शुरू कर देता कि मैंने इनको नहीं खिलाना। ऐसी कोई बात नहीं हांसी फ्लिक ने करी, ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी थी। बट आई थिंक दिस इज़ डन ओनली कि लमीन जमाल ही खुद से मिनट्स मांग रहा है, लमीन जमाल ही चाहता है। और हांसी फ्लिक ये चीज़ इसलिए करा है उसने कि एथलेटिको के मैच में किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस बूस्ट ना हो। आपने देखा होगा कि मैच के एंड पे सब सेलिब्रेट कर रहे थे, जाके सब उठ के गए थे, सब जाके पूरी ग्राउंड के साथ, पूरी ऑडियंस के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों ने पिछले जो वीक में हमारा मैच किया एथलेटिको के साथ वो अच्छा नहीं गया, हमने बहुत ज़्यादा निराश किया सबको। अब जब फैंस इतना ज़्यादा दुखी हैं, फैंस कुछ ना कुछ डिमांड मांगते हैं, तो फैंस को उन्होंने खुशी दी है एस्पेनॉल से जीत के, ला लीगा की खुशी तो दे दी है फैंस को। बट मेन यहाँ पॉइंट आता है कि एथलेटिको के साथ कम बैक। एस्पेनॉल वाले मैच में फ्रैंकी, फेरान और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स का डेब्यू हुआ, बट मैं यहाँ पर कंसर्न्ड हूँ कि यार रूनी को टाइम क्यों नहीं दिया गया। रूनी ऑल्सो डिज़र्व सम टाइम। ठीक है, आप लमीन को खिलाना चाहते हो, लमीन खेलना भी चाहता है, बट एज अ कोच यू हैव टू रेस्ट हिम एट 80 मिनट्स या 90 मिनट्स। आपको करना पड़ेगा, आपको 80 या 85 मिनट्स पे उसको रेस्ट देना चाहिए था, आपको 70 मिनट्स तक उसको रेस्ट देना चाहिए था। उसके बाद रूनी का चांस बनता था, रूनी जाके मैच को कुछ करे। आई थिंक बारसा कुछ ना कुछ लीड ले लेती तो प्रोबेबली हमें देखने को मिलता कि रूनी खेल लेता, बट ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बारसा ने गोल कंसीड कर लिया था आई थिंक 53 मिनट्स के अराउंड। उसके बाद हांसी फ्लिक थोड़ा शायद कंसर्न हो गया था कि ये मैच कहीं ड्रॉ ना हो जाए, मैं अचानक से चेंजिंग कर दूं तो ये मैच कहीं ड्रॉ की तरफ ना चला जाए। जो लमीन जमाल परफॉर्मेंस पुटअप कर रहा है वो सारी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है किसी और प्लेयर को मैच में डालने के लिए। बट एज अ नंबर 10 भी वो खेल सकता था और रूनी इस पोजीशन में आ सकता था, ये हमने मैच देखा हुआ है, ऐसा हमने होते हुए देखा है। तो इट्स हांसी फ्लिक, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो कोच है, वो हमसे बेटर जानता है, बट हमारे भी कुछ पॉइंट्स इसमें रिलाई करते हैं और हम ये बात सही कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट बैड। रूनी के आप फेस को देख सकते हैं कि रूनी काफ़ी ज़्यादा सैड था, नज़र आ रहा था, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, बट वो अकेला बेंच पे बैठ के सैड बैठा था। तो ये चीज़ कंसर्न करती है क्योंकि हमें एक ऐसा कैलिबर का प्लेयर चाहिए। रूनी क्योंकि मैसी वाइब्स भी देता है, कभी कभी उस टाइप का प्ले करता है मैसी की टाइप का। और अगर हमें इस टाइप का प्लेयर बारसा में मिल गया है इतनी कम फीस के अंदर तो इट्स अ बेटर थिंग,
क्योंकि आपको लमीन जमाल की रिप्लेसमेंट नहीं मिलने लगी। लमीन जमाल खुदा नास्ता इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास बेंच पे रूनी टाइप का प्लेयर बैठा। एटलीस्ट आप रूनी को किसी और पोजीशन पे खिला सकते हो। फ्रैंकी के वापस आने का फ़ायदा देखो आपको हुआ कि फ्रैंकी ने आते साथ काफ़ी स्टे लेकर उसमें असिस्ट निकाला। इस टाइप का प्ले हमें चाहिए था, इस टाइप का प्ले हमें लाजमी चाहिए, क्योंकि इस टाइप का प्लेयर बारसा में फ़िलहाल फ्रैंकी के अलावा कोई नहीं है जो कि इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस करके असिस्ट देता है या टाइम लेता है या बॉल को कंट्रोल करता है या गेम को कंट्रोल करता है। पेड्री है और फ्रैंकी, अगर ये पिवट खेलेगा एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ तो आई थिंक हमारी मिडफील्ड की जो प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से हम फेस कर रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो पिवट बन के खेलते हैं वहाँ पर गेम को पूरा कंट्रोल करते हैं, ऐसी गेम की पासिंग चलाते हैं जो कि काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा देती है। और पॉसिबिलिटी क्या है अब सेकंड लेग के बारे में, हम फर्स्ट लेग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि फर्स्ट लेग में आखिर हुआ क्या। कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको सामने करने लगा हूँ। कुबारसी का रेड कार्ड, उसके बाद जो एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से बॉल को टच किया गया, हैंडबॉल दे के प्लेंटी मिल सकती थी, वो कोके का रेड कार्ड जो कि होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके बाद मैच में क्या गलतियां हुई बारसा की तरफ से उसके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि बारसा मैच क्यों हारी। देखो बारसा मैच हारी, उसकी सबसे मेन पॉसिबिलिटी रेड कार्ड है ही नहीं, उसकी मेन पॉसिबिलिटी है बारसा का डिफेंस। देखो बारसा का डिफेंस का मैकेनिज्म क्या है, छोटे से ब्लंडर अगर बारसा का डिफेंस करता है, हम जो चांस कंसीड कर रहे हैं वो चांस एग्जीक्यूट हो जाते हैं हमेशा। हमने ऑन शॉट्स टारगेट सिर्फ 3 कंसीड किए, एक जो जूलियन अल्वारेज कहीं ना कहीं से बॉल निकाल के ले गया था वो जॉन गार्सिया ने बचा लिया। दूसरा चांस जो कि जूलियन अल्वारेज की फ्री किक थी, ऑब्वियसली सी बात है काफ़ी ब्रिलियंट फ्री किक थी, उसकी ब्रेस लगी, उसने स्कोर कर दी। तीसरा जो कि सौरलात का आराम से टैप इन था, वहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, डिफेंस की बहुत हद तक गलती हुई है, उसके बाद जॉन गार्सिया की भी गलती थी। अब मेन पॉइंट यहाँ पर आता है, बात की जा रही है ऑल्मो की। ऑल्मो को स्टार्ट करना एक बुरी चीज़ थी, क्योंकि ऑल्मो उस टाइप का प्रेस नहीं देता जो कि फर्मिन प्रोवाइड करता आपको। अब सडनली मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेग में फर्मिन ही स्टार्ट करेगा ऑल्मो की जगह। हमें देखने को मिलेगा पेड्री, फ्रैंकी और फर्मिन। अगर हमें ये देखने को मिल जाता है, ये मिडफील्ड में देखने को मिलती है, तो आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ अ बेटर थिंग जो कि बारसा कर सकती है, जो कि हांसी फ्लिक कर सकता है, क्योंकि यही फील्ड हमें बहुत जगह पे फ़ायदा दे चुकी है। पेड्री और फ्रैंकी मिडफील्ड कंट्रोल करेंगे, फर्मिन अटैक करेगा रैशवर्ड के साथ, लमीन जमाल के साथ और लेवेंडोस्की के साथ। यहाँ पर फेरन टोरेस की फॉर्म वापस आ चुकी है, हो सकता है फेरन टोरेस स्टार्ट कर जाए, लेकिन मेरे हिसाब से लेवेंडोस्की इज़ अ बेटर थिंग, भले वो स्कोर करे या ना करे, बट उसकी जो फिजिकलिटी है वो काफ़ी हद तक हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देती है इस तरह के मैचेस में। और फेरन टोरेस ऑन द बेंच हमें प्रोवाइड कुछ ना कुछ कर देगा अगर वो स्कोर कर रहा है वापस से। बट यहाँ पर पहली लेग की अगर बात करें, बारसी के रेड कार्ड के बारे में बात करें, तो सब कह रहे हैं कि वो रेड कार्ड नहीं बनता था। तो मेरे हिसाब से वो जो सिचुएशन हो गई थी उस सिचुएशन के हिसाब से वो रेड कार्ड देना बनता था। वहाँ पर सिम्योनी ने एक माइंड क्लास गेम खेली कि उसने अपनी टांग उठा दी, उसको पता था ये बॉल मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी। और कुबारसी भी कुछ नहीं कर रहा था। आप कुबारसी को ब्लेम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कुबारसी की इसमें कोई गलती नहीं थी, कुबारसी अब बॉल के साथ ही था, कुबारसी बिल्कुल पीछे था। अब कुबारसी की सिर्फ एक गलती थी कि उसने अपनी साइड ही चेंज करने की कोशिश की, उसने बॉल की तरफ जाने की कोशिश की। आई थिंक वो अपनी पोजीशन पे रहता तो सिम्योनी कुछ नहीं कर सकता था, फिर सिम्योनी उस पोजीशन पे खुद गिरने की कोशिश करता, जो कि इन द एंड फाउल ना कंसीड किया जाता, फाउल ना मिलता। उसने उस मोमेंट को देखा कि कुबारसी भी उस तरफ भाग रहा है और मैं फ्लिक करने के पोजीशन में चले जाता हूँ, उसने वही अपनी टांग उठा दी। अब रनिंग करते हुए आप टांग तो उठाते नहीं हो, उसने मोमेंट में देखा कि फ्लिक करके बॉल को उड़ा के मैं शॉट करने की कोशिश करता हूँ, जिस मोमेंट में कुबारसी ने उसको टच कर दिया और वो जान के एक डाइव करके गिर गया। अब उस पॉइंट पे रेड कार्ड तो बनता था, उस पॉइंट पे आप कुछ नहीं कह सकते कि रेड कार्ड नहीं बनता था, रेड कार्ड बनता था। अब तीसरी बात यहाँ पर आती है कोके के बारे में। कोका कोका कह रहा हूँ, कोके ने लमीन जमाल पे फाउल किया, उसने पेड्री पे फाउल किया, बट उसको सेकंड येलो नहीं मिला। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं कि रेफरी ने वहाँ पर बहुत फेवरिज्म कर दी। रेफरी ने इस चीज़ को देखते हुए रेड येलो कार्ड्स नहीं निकाले कि सेकंड लेग में काफ़ी मिस करेंगे, तो उसने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस करी। उन लोगों को येलो कार्ड्स दिए गए जिनका पहले कोई येलो कार्ड नहीं था, और आपने देखा भी होगा कि बारसा के उन प्लेयर्स को मिल रहे थे, बट रेड कार्ड इतनी जल्दी उसने नहीं उठाए। सिर्फ रेड कार्ड मिला कुबारसी को, जो कि उसकी एक मिस्टेक की वजह से मिल गया, उसकी लास्ट मिनट होने की वजह से मिल गया। वरना रेफरी आई थिंक ये सोच के आया हुआ था कि भाई रेड कार्ड नहीं देने,
कोई येलो कार्ड्स भी नहीं इतने निकालने, और वो कर रहा था, वो नज़र आ रहा था कि वो बहुत वार्निंग्स दे रहा था मैच के दौरान। उसने एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स को कुछ ज़्यादा ही वार्निंग्स दे दी। उसने कोई येलोज नहीं निकाले, कोई कुछ नहीं निकाले। उसको पता था लोरेंटे को येलो कार्ड मिलता, लोरेंटे बाहर था, उसने लोरेंटे ने भी फॉल्स किए थे, कोई ऐसे फॉल्स थे जो कि येलो कार्ड के कंसिडरेबल बनते थे, बट उसने क्या किया, उसने नहीं दिए। उसने वहाँ पर वार्निंग्स पे वार्निंग्स दी, 2 या 3 वार्निंग्स दी। ये तो गलत बात है ना, यहाँ पर रेफरी गलत था, यहाँ पर रेफरी के डिसीजंस गलत थे, बट रेफरी ऑन डिसीजंस यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद बात करी जाती है कि वो टच करने की, प्यूबल ने जो बॉल को टच कर दिया, उस पर भाई बहुत मज़े की बातें निकल के आई थी कि रेफरी को पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। वो शायद वो समझ रहा था कि टाइम वेस्ट की बातें की जा रही हैं, तो वो वहाँ पर विसल बजा रहा है कि जल्दी जल्दी बॉल फेंको। वार ने भी नहीं समझा इस चीज़ को। दैट इज़ समथिंग फ़नी कि इतना बड़ा आपने करोड़ रुपया लगा दिया, आपके वार कुछ कर ही नहीं सकता। इन पोजीशंस के ऊपर मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर टीम्स को पूरी आई थिंक वीआर के साथ कोई लिंक होना चाहिए। वीआर इतना रख के फ़ायदा क्या है जब वीआर का कोई तुक ही नहीं बनता। अगर रेफरी ऑन डिसीजन कुछ दे देता है तो वीआर की मर्ज़ी, वो कुछ भी करे। आप ऑन फील्ड डिसीजन चेंज नहीं करवा सकते। फुटबॉल के अंदर ये चीज़ मैं नहीं समझता ये कोई चीज़ बेहतर है। आपको कैप्टन को चांस दो, कैप्टन रिव्यू ले सकता है, सीधी साफ बात है। वीआर से रिव्यू ले सकता है कैप्टन, रेफरी को कह सकता है कि इसका रिव्यू लो। रेफरी गेम स्टॉप करके रिव्यू ले, वो टाइम को स्टॉप किया जाए, रिव्यू लिया जाए, देखा जाए कि भाई यहाँ पर ये चीज़ बनती है कि नहीं बनती। वो दिया जाए कि जब बनती है तो दे दिया जाए, नहीं बनती तो हाँ दो, साफ सी बात है, उसका रिव्यू खत्म कर दो, 1 या 2 रिव्यू रख दो मैच के। अब वहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी होती हैं जो कि पेनल्टी कंसिडरेबल हो सकती हैं, जो कि अगली टीम के फेवरेबल में जा सकती हैं, वो उस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेचारी टीम्स तल्ले डालते रह जाती हैं, लेकिन रेफरी की अपनी मर्जी होगी तो वो देगा, नहीं तो नहीं देगा। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है, बट ये डिसीजंस अभी भी टीम्स को ले बैठते हैं। इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हमने देखा है काफ़ी जगह पे ये डिसीजन बहुत बुरी तरीके हर्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड लेग के बारे में कि बारसा की क्या पॉसिबिलिटी है रिमोंटाडा की। देखो, बारसा रिमोंटाडा कर सकता है, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 2 गोल्स की लीड है। एथलेटिको मैड्रिड एक चीज़ करती है कि वो कभी लीड्स को अपनी बचा नहीं सक पाती। क्यों? सिम्योने इस चीज़ में डरता है। सिम्योने क्या करता है, वो लो ब्लॉक खेलता है। अब 2 पॉसिबिलिटी है कि क्या करेगा सिम्योने। या तो सिम्योने फुल ऑन अटैक खेलेगा जिस तरह उसने फर्स्ट लेग में खेला था कोपा डेल रे की, उसमें उसने अपनी पूरी टीम को बारसा पे चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से बारसा बहुत प्रेशर में आ गई थी और सडनली हम गोल पे गोल कंसीड करते रहे। बट हमने लास्ट के कुछ 3 मैचेस में देखा है कि एथलेटिको मैड्रिड ऐसा नहीं कर रही। वो अपने होम ग्राउंड पे भी इस तरह नहीं कर रहे थे। अपनी जो उनकी एक ला लीगा का मैच हुआ था हमारा उनके साथ, क्योंकि वो मैच उनके लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, वो उसको सीरियस ले भी नहीं रहे थे, वो रेस्ट दे रहे थे फर्स्ट लेग के लिए। और लेकिन उस पूरे मैच में सिम्योने डरा हुआ था कि कहीं बारसा कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट ना कर दे, और वो चीज़ कहीं ना कहीं वो हार भी गए मैच। फर्स्ट लेग में हमने देखा कि वो पूरे मैच में सिर्फ लो ब्लॉक खेल रहे थे। उनको पता था कि हम इस मैच को हमने किसी तरीके ड्रॉ या फिर हमने निकाल के लेके जाना है, वो बारसा को हमने गोल नहीं स्कोर करने देना। अब उनके फेवरेबल सिचुएशंस में चला गया सारा मैच, उनको रेड कार्ड भी अगली टीम को मिल गया, उनके गोल्स भी 2 हो गए, सब कुछ उनके फेवर में ही है अभी फ़िलहाल। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो लीड को नहीं बचा पाते। हमेशा से उनकी एक ये प्रॉब्लम रही है एथलेटिको मैड्रिड की, और यहाँ से बारसा हांसी फ्लिक फ़ायदा उठा सकता है एक प्रॉपर प्रेशर डाल के रिमोंटाडा का। क्योंकि देखो, हांसी फ्लिक ने अपनी ही गेम खेलनी है, इसमें ये नहीं कह सकते हांसी फ्लिक कोई न्यू टैक्टिक्स लेके आ जाएगा। नहीं, ये सिम्योने को भी पता है कि वो अपनी अटैकिंग फुटबॉल ही खेलेगा, और उसके कुछ ना कुछ मेन प्लेयर्स भी वापस आ चुके हैं जो कि उसको फ़ायदा देंगे, साफ सी बात है। बट रफीनिया नहीं है यहाँ पर। अब मेन पॉइंट ये है कि फर्स्ट लेग में भी हमें काफ़ी चांसेस मिले, फर्स्ट लेग में काफ़ी बेहतर उनसे हम थे। एज अ 10 मैन टीम होकर भी हम बेहतर थे, क्योंकि वो अपनी साइड से कुछ क्रिएट ही नहीं करना चाहते थे, वो जस्ट अटैक पे अटैक नहीं करना चाहते थे। सेकेंड लेग में अगर वो अटैक पे अटैक करना शुरू कर देते हैं तो बारसा के लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि कुबारसी नहीं है आपके पास, उसको रेड कार्ड मिल चुका है और अराखो स्टार्ट करेगा। या फिर हो सकता है कि एरिक गार्सिया और गैरेट मार्टिन स्टार्ट करें। राइट बैक पे कुंडे नज़र आए आपको, लेफ्ट बैक पे कंसेलो नज़र आए, और सेंटर में आपको पेड्री, फ्रैंकी, फर्मिन नज़र आए, और अटैक पे आपको रैशफोर्ड, लेवेंडोस्की और लमीन जमाल नज़र आए। कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किस्म की पॉसिबिलिटी खेली जा सकती है हांसी फ्लिक की तरफ से यहाँ पर। या फिर अराहो स्टार्ट नहीं कर सकता, या अराहो भी स्टार्ट कर सकता है एज अ राइट बैक या सेंटर बैक। यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि हांसी फ्लिक क्या डिसीजन लेता है। बट मेरे हिसाब से बार्सिलोना तब इस चीज़ पे कम बैक कर सकती है कि अगर वो फर्स्ट 45 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट 2 गोल स्कोर कर दे। क्योंकि देखो, अगर हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस होकर गोल स्कोर कर देते हैं, अब मैच के स्टार्ट होते ही अटैक करते हैं उनकी डिफेंस को एकदम शैटर्ड करके, क्योंकि वो पूरे 10 मैन होकर डिफेंस में घुस जाते हैं, उनकी एक आदत है।
तो अगर हम किसी ना किसी तरीके वहाँ पर एक गोल या फिर सेट पीसेस में आके गोल कंसीड करवा देते हैं उनको, तो वो काफ़ी प्रेशर में आ जाएंगे। वो फिर गोल की जो अपनी उनकी गोल टैली है उसको बचाने की कोशिश करते हैं वो। अब उन्होंने सेम टू सेम ये चीज़ सेकंड लेग में भी की थी कोपा डेल रे के, जहाँ पर उनके पास 4 गोल्स का डिफरेंस था, बट फिर भी वो अपने गोल को बचाने के चक्कर में थे कि यार बस किसी तरीके यहाँ पर गोल्स रोक के चले जाएं, अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। भले उनके पास इतना कमाल का अटैक है, उनके पास जूलियन आल्वारेज है, ग्रिजमैन है, उनके पास बाइना है, उनके पास सॉरलॉथ है, उनके पास एदामा लुकमैन है, मतलब ऐसी किस्म की अटैक है उनके पास कि कोई भी टीम को हरा सकते हैं। बट वहाँ पर वो एक डिफरेंट किस्म की अप्रोच ले आते हैं हमेशा, जहाँ पर उनको ये फ़ायदेमंद नहीं देती। बट जिस टाइप की फ़ुटबॉल वो खेल रहे हैं मेरे हिसाब से उनके लिए भी काफ़ी फेवरेबल सिचुएशंस आ जाएंगी। और अगर वो बिल्कुल डिफेंस मोड में नहीं जाते तो बारसा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बारसा कंसीड लाजमी करती है ऐसे बड़े बड़े बिग मैचेस में। बट अगर बारसा कंसीड ना करे, अब एक चीज़ भूलते हो कि पिछले सीज़न हम लोगों ने कोपा डेल रे की पहली लेग में उनके साथ 4-4 ड्रॉ किया था। सेकंड लेग में हम उनकी होम ग्राउंड में जाके कोई गोल कंसीड नहीं करते, सिर्फ फेरेंट टोरेस ने गोल स्कोर किया था उस पूरे मैच के अंदर, और वो मैच हम लोग जीत गए थे। मतलब आप इस चीज़ की सिचुएशन को समझ सकते हो कि हम वहाँ क्लीन शीट निकाल के लेके आए थे और हमारी सारी मेन अटैकिंग लाइन थी वहाँ पर अवेलेबल, बट हम सिर्फ 1 गोल स्कोर करके आए थे ये पूरी सिचुएशन के अंदर भी। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि बारसा क्या करती है, बारसा क्या कर सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है।